नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, 4 विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जो जो कुछ विमर्श मैं सुन रहा हूं, तो मुझे एक जर्मन कवि हेनरिक हाइने, उसका एक कोट याद आता है, सुविचार याद आता है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको लगता है कि सच का साक्षात्कार उन्हें ही हुआ है। जो कुछ सच्चाई है वो बस उनको मालूम है, और वो सच्चाई साबित करने के लिए वो लोग सरासर झूठ बोलना शुरू करते हैं। बहुत सारे मीडिया में फैले हुए संपादक बुद्धिजीवी है, वो बंगाल तमिलनाडु के चुनाव के बाद जो बकवास कर रहे हैं, वो सुनने के बाद मुझे हेनरी खाइने की याद आ गई। वो इतना इतना झूठ बोल रहे हैं, और वो झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि सच्चाई उनको छुपानी है या सच्चाई उनको स्वीकार नहीं है। चुनाव आयोग और बीजेपी की और मोदी सरकार की मिली भगत थी, इसलिए ममता हार गई। चलो मान लेते हैं। तो केरला में क्यों नहीं है? केरला में कांग्रेस कैसे जीत गई? तो ये तो पुराना आर्गुमेंट हो गया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो सच्चाई है तो है। ममता दीदी की सरकार इतनी बुरी तरीके से चल रही थी कि जिसके खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत 4 मई तक बंगाल के रास्ते पर कोई आम जनता कर नहीं रही थी, वही जनता आज रास्ते पर है। और ममता को, उनके भतीजे को, या ममता के जो नेता है उनको चोर चोर करके नारेबाजी करके भगा रही है, और उनके सामने खड़ा होकर एक भाषण करने की हिम्मत ममता में बची नहीं है। तो ये तो सच्चाई है ना। ये सच्चाई है। जो ममता स्ट्रीट फाइटर कही जाती है, वो क्यों लोगों से भाग रही है? रास्ते पर लोग हैं, और लोगों से मिलकर माफी मांगना भी आसान चीज है, लेकिन ममता में माफी मांगने की हिम्मत भी बची नहीं है। तो इसलिए चर्चा एक और भी है। अगर इसी तरीके से चुनाव के नतीजे आते रहे तो क्या विपक्ष का अस्तित्व बचेगा या नहीं? 2029 का 3 साल बाद जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, क्या उस समय तक विपक्ष बचेगा कि नहीं? और बचेगा तो किस स्वरूप में बचेगा? क्या वो एक गठबंधन करके जो 2023 में बना था, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, मोदी को हराने के लिए, और अच्छी तरीके से वो सक्सेसफुल भी हुआ, मोदी का बहुमत चला गया। तो क्या वो आईएनडीए जिसने मोदी की घोड़ दौड़ रोकी थी, क्या वो गठबंधन और वो विपक्षी राजनीति चलती रहेगी? आज की परिस्थिति हम देखें, लोकसभा चुनाव के बाद जो लगातार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसमें एक के बाद एक के बाद एक बीजेपी और एनडीए ऐसी दौड़ कर रही है कि सामने वाले विपक्ष का एकदम सुपड़ा साफ हो रहा है। मानो विपक्ष की राजनीति जो है वो मटिया मेट होती जा रही है। तो 29 तक क्या होगा? कोई बचेगा मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए? ये चिंता हमारे राजकीय विश्लेषकों को है, बाकी सारी पार्टियों को है। लेकिन एक बात भूल जाते हैं कि ये क्यों हुआ। जो कुछ हुआ हो गया, लेकिन उसका डायग्नोसिस तो होना चाहिए। गलती कहां हुई? चंद्रयान 1 अगर गड़बड़ होके गिर गया तो उसमें जो गलतियां हो गई उसमें सुधार करके चंद्रयान 2 छोड़ा गया था। वो आसानी से चांद की सतह पर उतर गया, क्योंकि पहले में जो गलतियां की गई या हो गई उसका सुधार अगर दूसरे प्रयास में होता है तो दूसरा प्रयास सक्सेसफुल होता है। लेकिन हम एक बात बार बार देख रहे हैं पिछले 12 सालों से, यानी नरेंद्र मोदी देश की राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद जो कोई चुनाव हो रहे हैं या राजनीति हो रही है, हम उसमें एक ही बात देख रहे हैं
कि अपोजिशन की हार हमेशा होती रही है। एक दो कोई एक्सेप्शन हो, अपवाद हो तो बात अलग है कि 2024 का जो चुनाव था इसको एबरेशन यानी अपवाद बोला जाता है। क्यों अपवाद है? क्योंकि उसमें अपोजिशन को जो सक्सेस मिला था, हरियाणा में कांग्रेस विधानसभा में 4 महीने में जो चुनाव हो गया उसमें बुरी तरह से हार गई, और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में अपना मुख्यमंत्री ला पाई है। उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में 10 साल से बीजेपी की सत्ता है, 2.5 साल वो महाविकास आघाड़ी की बात आप छोड़ो, तो 7.5 साल जो बीजेपी और बीजेपी के मित्र दल महाराष्ट्र में सत्ता में रहे, 6 महीने पहले उसी महायुति का महाराष्ट्र में बुरा हाल हो गया था। लोकसभा में एक एमपी से लेकर कांग्रेस 13 एमपी पर पहुंच गई थी। उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटने के बावजूद उनके 9 एमपी चुनकर आए, और शरद पवार के खंड पार्टी थी तो 4 एमपी थे, और पार्टी टूटने के बावजूद 2024 में 8 एमपी हो गए। लेकिन ये जो सक्सेस है वो विधानसभा में उसका नामो निशान कहीं नहीं। कुल मिलाकर तीनों अपोजिशन पार्टीज को 50 सीटें तक विधानसभा में नहीं मिली, और महायुति को 233 सीटें मिल गई। तो कुछ ना कुछ विपक्ष की गलतियां हो गई है, और वो ढूंढकर अगर आप सुधार करने की कोशिश करो तो कुछ हो सकता है। लेकिन एक बात दिखाई दे रही है कि एक के बाद एक, जो हरियाणा में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, दिल्ली में हो गया, बिहार में हो गया, अब बंगाल में हो गया। तो क्यों हो गया? सामने वाले चोर है, लुच्चे, लफंगे, उचक्के, जो कुछ है, बदमाश है, चुनाव आयोग बदमाश है। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा मत करो, लेकिन आपको अपने आप पर भरोसा करना है तो आप गलती ना करें, इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। सोच लो कि एसआर के खिलाफ जाकर ममता ने क्या पाया और क्या गवाया। जब चुनाव आता है तो आपको वोटर के पास जाना पड़ता है, चुनाव की तैयारियां करनी पड़ती है, ना कि कोर्ट कचहरी के झमेले में उलझ जाओ। ममता वही करती रही, केजरीवाल वही करता रहा, और इसीलिए एक बात हो गई है कि अपोजिशन जो है, आज जो विमर्श चल रहा है पूरे देश की मीडिया में या पॉलिटिकल सर्कल्स में, क्या विपक्ष का कोई भविष्य है या नहीं? 2029 का चुनाव 3 साल बाद आने वाला है, क्या उस वक्त तक विपक्ष, उसका गठबंधन, उसके प्रयास जारी रहेंगे या खत्म हो जाएंगे? इसकी चिंता करना सही है, लेकिन वो चिंता सिर्फ पॉलिटिकल बहस में नहीं होनी चाहिए। वो राजनीति करने वाली जो पार्टियां हैं उनका अंदरूनी मामला है, उनको ये बहस करनी चाहिए, आत्म परीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि हमारी कहां कहां गलती हो गई, जिस गलतियों का फायदा बीजेपी उठाती गई। इस तरीके से करो, बीजेपी ने फायदा उठाया उठाया ये भी मान लो, लेकिन बीजेपी को फायदा हो इस ढंग से आपने गलतियां की, इस पर कौन सोचेगा? बीजेपी सोचेगी? बिल्कुल नहीं सोचेगी। बीजेपी आपकी गलतियां ढूंढती रहेगी, विपक्ष की गलतियां ढूंढ ढूंढ कर उसका फायदा उठाने की कोशिश बीजेपी अपनी रणनीति में और राजनीति में करती रहेगी, क्योंकि वही तो उसकी राजनीति है। बीजेपी के किसी नेता ने आरएसएस के बारे में कुछ किया, उस गलती का फायदा अगर 2024 के लिए इंडिया गठबंधन ने उठाया था, फिर फैजाबाद का जो बीजेपी का एमपी था उसने जो गलती की कि 400 इसलिए चाहिए कि हमको संविधान बदलना है, ये उसकी गलती थी। तो उसकी गलती का फायदा अगर इंडी गठबंधन उठाता है, तो इंडी गठबंधन गठबंधन में जो विपक्ष की क्षेत्रीय या राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनकी गलती का फायदा बीजेपी उठाएगी।
लेकिन बात यह है कि बीजेपी ने अपनी गलतियां सुधार ली और इसलिए लोकसभा में जो झटका लगा था उससे बीजेपी उभर कर निकली है और एक के बाद एक विधानसभा जीतती जा रही है। जहां इम्पॉसिबल लगता था, अशक्य प्राय लगता था, वो बंगाल भी बीजेपी ने जीत लिया अकेले की दम पर। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो गलती हो गई, जिसका फायदा अपने विपक्ष को मिला, ये समझकर बीजेपी ने इंट्रोस्पेक्शन किया और वो गलतियां सुधारी। क्या विपक्ष अपनी गलतियां ढूंढ रहा है, इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है? और अगर ढूंढ रहा है तो क्या वो गलतियां सुधार रहा है? गड़बड़ वही होती है। और इसलिए ऐसा लगता है कि मानो देश का सारा विपक्ष, वो राष्ट्रीय पार्टियां हो, कम्युनिस्ट ऐसी या जनता दल वगैरह ऐसी, या कांग्रेस, या क्षेत्रीय पार्टियां हो, क्षेत्रीय अस्मिता पर खड़ी रही पार्टियां हो, या पारिवारिक पार्टियां हो, वो एक एक करके हम देख रहे हैं कि आखिरी सांस गिन रही है। उनका कोई भविष्य नहीं है। ममता की पार्टी हो, मायावती की पार्टी हो, अखिलेश की पार्टी हो, तेजस्वी की पार्टी हो, या स्टालिन की पार्टी हो, टीआरएस हो चंद्रशेखर राव की, या वाईएसआर सीपी हो जगनमोहन रेड्डी की, हर पार्टी आखिरी सांस गिनते हुए दिखाई दे रही। और जिस सैद्धांतिक विचारधारा की लड़ाई ऐसी बयानबाजी राहुल गांधी करते हैं, वो विचारधारा की लड़ाई, सैद्धांतिक लड़ाई मानो वेंटिलेटर पर चली गई है, मृत्युशैया पर चली गई है। एक एक करके सारी विपक्ष की पार्टियां, क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय हो, वो मरणासन्न हो गई है। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि बचे तो कैसे बचे। इसमें समझने की कोई बड़ी बात नहीं है। आपने जो एक छोटी बात बोल दी, एक छोटी बात है, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका सेंटर से या राष्ट्रीय पार्टी से कोई झगड़ा नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी और नेशनल समाजवादी पार्टी यूपी के लिए सीमित है, राष्ट्रीय जनता दल बिहार के लिए सीमित है, तृणमूल कांग्रेस बंगाल के लिए सीमित है, ये क्षेत्रीय पार्टियां और तगड़ी अपनी अपनी ताकत पर सत्ता में आ सकती है, ऐसी पार्टियां थी इतिहास में, उन्होंने अपनी ताकत पर सत्ता पाई है। इनका झगड़ा लोकल लेवल पर जो बीजेपी होती है, यानी जैसे शिवसेना महाराष्ट्र की लोकल पार्टी है, बीजेपी राष्ट्रीय भी है और लोकल भी है। तो महाराष्ट्र की शिवसेना का झगड़ा राष्ट्रीय होने का कुछ कारण नहीं है। उनका संघर्ष, उनकी लड़ाई महाराष्ट्र की बीजेपी से है। ओडिशा की बीजेपी जो है, उनकी लड़ाई ओडिशा की जो बीजेडी पार्टी है उसके साथ बीजेपी लोकल पार्टी का झगड़ा है, ना कि मोदी से है। ममता दीदी हो, तेजस्वी हो या अखिलेश हो, उनकी लड़ाई राष्ट्रीय नहीं है, लोकल है, राज्य की एक क्षेत्रीय है। तो उनको राष्ट्रीय राजनीति में मोदी के खिलाफ खड़ा होने की कोई जरूरत नहीं है। जो सिद्धांत लेकर राहुल गांधी लड़ना चाहते, वो सिद्धांतों पर बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। और जब राहुल गांधी क्षेत्रीय पार्टियों से हाथ मिलाते हैं, कांग्रेस के साथ क्षेत्रीय पार्टी हाथ मिलाती है, तो कांग्रेस का जो सिद्धांत है वो अपने आप उस क्षेत्रीय पार्टी का सिद्धांत बन जाता है। और कांग्रेस की जो सैद्धांतिक पोजीशन है वो क्या है, ना राहुल गांधी को पता है, ना उनके मित्र दल को पता है। और इसलिए सैद्धांतिक राजनीति आहिस्ता आहिस्ता वेंटिलेटर पर यानी मृत्युशैया पर जा पहुंची है। कल तक इस पार्टी में कोई रहता है और आपके साथ आ गया। अब देखो तृणमूल कांग्रेस ले लो, तृणमूल कांग्रेस में यशवंत सिन्हा जाते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जाते हैं,
फिर वो कीर्ति आजाद जाता है। ये कौन है? कीर्ति आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के एमपी रहे। शत्रुघ्न सिन्हा और यशवंत सिन्हा वाजपेयी के समय में बीजेपी के केंद्र में मंत्री रहे। अचानक वो तृणमूल कांग्रेस में जाते हैं और सेक्युलर बन जाते हैं। यानी सेक्युलरिज्म का सिद्धांत इतना फालतू हो गया है कि बस बीजेपी को, आरएसएस को गाली दो, आप सेक्युलर बन गए। आप बीजेपी के साथ जुड़ जाओ तो कल तक जिस सेक्युलर पार्टी में थे वो सेक्युलरिज्म आपने छोड़ दिया। सेक्युलरिज्म पकड़ना या छोड़ना, सेक्युलरिज्म एक सिद्धांत है। वो पकड़ना या छोड़ना या इतना आसान हो गया। आप पार्टी बदलो, मानो कपड़े बदलो तो इंसान बदल गया। मजाक में भाजपा एक वॉशिंग मशीन है बोला जाता है। तो क्या ये सारी अपोजिशन पार्टियां, राष्ट्रीय हो या क्षेत्रीय हो, वो अपने अपने लेवल पर वॉशिंग मशीन नहीं है? जो बीजेपी में होते हुए कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा कम्युनल थे, वो तृणमूल में जाने के बाद सेक्युलर बनते हैं, तो तृणमूल कांग्रेस भी एक वॉशिंग मशीन बन गई ना। कोई बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाता है, शिवसेना में जाता है या शरद पवार की पार्टी में जाता है बीजेपी छोड़कर, तो उसका सफाया, उसकी शुद्धता कैसे होती है? बीजेपी को वॉशिंग मशीन बोलने वाले जो लोग हैं वो अपनी पार्टी भी एक वॉशिंग मशीन जैसे ही चलाते हैं। कोई सिद्धांत नहीं। भारत की राजनीति में कोई सिद्धांत बचा नहीं। एक बीजेपी छोड़ो तो कोई भी पार्टी सैद्धांतिक नहीं रही। कम से कम बीजेपी ने 370 हटाया, राम मंदिर खड़ा कर दिया, कॉमन सिविल कोड की दिशा में चल रहा है। तो सिद्धांत की तौर पर चलने वाली एक ही पार्टी है, वो है बीजेपी। और बीजेपी को सैद्धांतिक लेवल पर विरोध करने वाली पार्टियां है, उनका कोई सिद्धांत बचा ही नहीं है। वो सिर्फ चुनावी पार्टियां हो गई है। उनको चुनाव जीतना है, और चुनाव जीतना इसलिए कि उनको सत्ता चाहिए। सत्ता के लिए सिद्धांत छोड़ने के लिए वो तैयार है। और इनको सत्ता चाहिए, इसलिए आम जनता ने, मतदाता ने बीजेपी को हराना है। सिद्धांत क्या होगा पता नहीं। राहुल गांधी चुनाव के नतीजे आने के बाद सिर्फ 2 या 3 दिन में डीएमके के पीठ में छुरा भोंककर दलपति विजय के साथ जाएंगे। उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ चुनाव लड़कर 56 सीटें जीतेंगे और मुख्यमंत्री होने के लिए शरद पवार, कांग्रेस उनका साथ देगी और उद्धव ठाकरे सेक्युलर बन जाते हैं। सिद्धांत इतना मजाक होता है। सिद्धांत भी आयाराम गयाराम हो गया कि सिद्धांत इस पार्टी में गया तो कम्युनल हो गया, सिद्धांत उस पार्टी में आ गया सेक्युलर बन गया। ऐसी ही राजनीति ने सैद्धांतिक राजनीति को मृत्युशैया पर लाकर लेटा दिया है। और ऐसी ही चुनावी राजनीति ने क्षेत्रीय पार्टियां और विपक्ष की पार्टियों को आखिरी सांस गिनने का समय आ गया। सोचो, गलतियां ढूंढो, सुधर जाओ। दोस्तों, मैं यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।